भारत के खिलाफ जैविक आतंक की साजिश। उस पत्र में ऐसा नहीं है कि लोग घुसे हैं, घुसने की संभावना बताई गई। संभावना पर हमने सीमावर्ती जिलों की पुलिस को अलर्ट किया है, एसएसबी को भी कहा है चौकसी रखें। जालिम मियां के जानलेवा प्लान का पर्दाफाश। गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भी बता दिया गया है, सभी का प्रयास होगा कि ऐसी घटना न। कोई जालिम मुखिया का नाम, मुखिया का नाम है उसमें, जालिम। हर एक चीज़ की जांच होगी, अनुसंधान होगा, जो भी है। और जो नेपाल वाला मैटर है वो नेपाल में है, लेकिन हम लोग अपनी ओर से सतर्क रहेंगे, अपनी सीमा में किसी को नहीं घुसने देंगे। नेपाल के रास्ते कोरोना का नापाक प्रहार। बॉर्डर पर सतर्कता और भी बढ़ा दी जाए, खासकर उन एरियाज में जहां फेंसिंग नहीं है, और कोई भी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट अलाउ नहीं किया जाए। कोरोना की बैठक में यूएनएससी ने किया आगाह। कोरोना महामारी या जैविक आतंकवाद। नेपाल के जरिए 40 से 50 हिंदुस्तानी कोरोना पीड़ित नागरिकों को उत्तर प्रदेश और बिहार भेजे जाने की तैयारी है। जमाती आतंकियों की पनाहगाह है मस्जिद और मदरसे, हमें इन पर ठीक से निगाह रखनी पड़ेगी। किसी भी प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की सारी एजेंसियां, एटीएस, इंटेलिजेंस और उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से सक्षम है, और कहीं पर भी कोई ऐसा इनपुट मिलेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जालिम के जानलेवा प्लान का पर्दाफाश। जी हां, उस वक्त जब पूरे इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है कोरोना, ऐसे वक्त में हैवानों का यह हथियार बन रहा है। अब नापाक साजिश रची जा रही है इसी के जरिए इंसान को और मारने की। यह कैसे हो रहा है, महाबहस में आज इस पर करेंगे बात। बड़े सवालात कि कहां से यह चल रहा है और कहां कहां ठिकाना इसका बन सकता है, बन रहा है। लेकिन जो सवाल खड़े होते हैं वो क्या है, जरा इस पर भी गौर कीजिए कि क्या आतंकियों की जैविक साजिश का यह आका कौन है? क्या पाक का नया हथियार है नेपाल का जालिम? क्या जालिम का तबलीगी जमात से कनेक्शन है? क्या तबलीगी जमात ने जो अब तक किया है वो इसी का हिस्सा रहा है? क्या दोनों के बीच कोई कनेक्शन है? क्या नेपाल के रास्ते कोरोना का ये नापाक प्रहार हो रहा है? ये पाक की साजिश है, क्योंकि पाक के लोग भी आकर के यहां पर पाए गए हैं नेपाल में। और सुरक्षा परिषद का अलर्ट जो जारी हुआ है पूरी दुनिया में, जैविक हथियार के तौर पर कोरोना के इस्तेमाल के लिए आगाह किया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने। यह कितना बड़ा इशारा है, कितनी बड़ी साजिश का इशारा है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं ऐसी बात को समझने के लिए कि एक नई जंग लड़नी पड़ेगी कोरोना के साथ साथ उन हैवानों के साथ भी जो कोरोना को हथियार बनाने निकल पड़े हैं। मेरे साथ रविंद्र सचदेव फॉरेन एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेजर आशीष चतुर्वेदी डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं एहतशाम हाशमी साहब, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मगर रविंद्र सचदेव साहब, आप तो यूएस इनपैक, यूएस इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के भी मेंबर रहे हैं, आप डायरेक्टर रहे हैं आप इसके, माफ कीजिएगा। जरा ये बताइए कि सबसे पहले तो जो सुरक्षा परिषद ने आगाह किया है हमें, और अब जो हमारे बगल में नेपाल में आकर बैठा हुआ है, ये जालिम कहें इसको या जालिम कहें, नाम तो जालिम है, मगर क्या किस तौर पर इसको देखा जा रहा है? क्या एक नई लड़ाई छिड़ने वाली है जैविक हथियार के तौर पर कोरोना के जरिए? देखिए, आज जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हुआ, वहां तो एक्चुअली चीन और अमेरिका की आपस में एक तरह से आप कहिए आर्ग्यूमेंट चल रही है, और इसके चलते यूनाइटेड नेशंस जो कुछ थोड़ा बहुत भी कर सकता है, यूनाइटेड नेशंस वो भी नहीं कर पा रहा है। उसमें मेन बात ये आ रही है कि अमेरिका ये कह रहा है कि इस वायरस का जो नाम है इसको हम वुहान वायरस या चाइनीज वायरस कह के पुकारेंगे। चीन ये कहता है कि इसको आप चाइनीज वायरस या वुहान वायरस ना कहें, क्योंकि इसके चलते हमारी देश की इमेज खराब होती है और हमें दुनिया में हम एक तरह से नेगेटिव इमेज हमारी जाती है।
तो फंडामेंटली यूनाइटेड नेशंस में यह आर्ग्यूमेंट चल रही है चीन और अमेरिका के बीच, जिसके चलते यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कोई स्टेप या कोई छोटी से छोटी स्टेटमेंट भी नहीं दे पा रहा है, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है। और यूएन कर भी कितना सकता है वो भी एक अलग बात है। यूएन इस मामले में कुछ ज्यादा नहीं भी कर सकता। यूनाइटेड नेशंस फिलहाल जो स्टेप ले सकता है वो ये कह रहा है कि दुनिया भर में जितनी जंग हो रही है, अलग अलग देशों में कॉन्फ्लिक्ट है, उसको रोका जाए। जो देश हैं वो लोग ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज वगैरह और करें। तो इस तरह की चीजें लेके यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल कुछ रेजोल्यूशन ला सकती थी, पर वो भी फिलहाल को वायबल नहीं दिख रहा है। अब आइए आप नेपाल और ये जैविक बॉम्ब वाली बात देखिए। इस बात से हम कभी इनकार नहीं कर सकते, ये जो वायरस निकला है अब ये चाइना की वुहान की वेट मीट मार्केट से ही निकला है मान ले, पर जो आतंकी हैं, जो गलत सोच वाले हैं, इस तरह के जो लोग हैं, टेररिज्म वाले हैं, उनके लिए एक ये टूल हो सकता है। आप देखिए जो कोई सिरफिरा है, अगर उसको हो कि मेरे को ये कोरोना वायरस हो गया और मेरे को 10-15 दिन में जाना ही है ऊपर, तो मैं क्यों ना इस समय अपनी एक तरह की जो जिहाद है, जिस भी विचार का वो हो, मेरी ये जिहाद है, मैं इसको लेके आगे चलूं। तो ये एक तरह का टाइम बॉम्ब बिल्कुल बन सकता है। ये केवल बात है कि किसी के दिमाग में ये वायरस आना चाहिए। एक तो है बॉडी में वायरस, राइट, जो कोरोना वायरस है, ऐसे वायरस वाले। पर दूसरी बात ये है कि ऐसे जो एक्सट्रीमिस्ट, राइट, ऐसे दिमाग वाले और ऐसे ब्रेन वॉश्ड लोग तो हमारे पड़ोस में ढेर हैं। वो तो वहां फैक्ट्री ही चल रही है, ये हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। तो फिर उनको तो करना सिर्फ इतना है कि उनको इन्फेक्टेड करना है और भेज देना है हिंदुस्तान। और जिसको लेकर 40-50 लोगों की घुसपैठ की खबर भी है, और 200 लोग ऐसे जालिम की टीम में काम कर रहे हैं। 5-6 पाकिस्तानी नागरिक काठमांडू पहुंच चुके हैं। ये सारी तस्वीर क्या नहीं बता रही कि इसका इस्तेमाल जैविक हथियार के तौर पर शुरू हो चुका है, करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल से ये जो वायरस है, जो दिमागी वायरस है, ये मेरे ख्याल से ये आइडिया दिमाग में आ गया है, राइट। और अब ये अगर दिमाग में ये आइडिया आ गया तो ये वायरल जा सकता है, जो कि बहुत बड़ा खतरा है कि कल को ये जो आतंकी, अभी आप नेपाल में कह रहे हैं, पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान में जो कोरोना के मरीज हैं, पाकिस्तान पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी बना करके काफी कुछ उन लोगों को क्वारंटाइन जो वो कर रहा है इधर पीओके, अपनी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है और गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में ला रहा है। अब हमें यह समझना है, और अभी मेरे कॉन्क्लूसिव नहीं है, कि पाकिस्तान ऐसे स्टेप क्यों ले रहा है कि पीओके की तरफ क्वारंटाइन ज्यादा करा रहा है। क्या पाकिस्तान की यह मंशा है कि अगर जो लोग इस क्वारंटाइन में हो और जो जिहादी विचारधारा के हो, वो वहां के क्वारंटाइन कैंप से निकल के, धीरे से निकल के जितना हो सके हमारी जम्मू कश्मीर के थ्रू भारत में आ जाए, जिसका बाय द वे इस समय हमारे जेएन के बॉर्डर पर फायरिंग ज्यादा हो रही है। और ऐसी फायरिंग जब ज्यादा होती है दोनों फोर्सेस के बीच में, पाकिस्तान तभी शुरू करता है जब वो आतंकियों को भारत में भेजना चाहे। तो एक खतरा वहां से है। दूसरा खतरा अभी आपने जो आप बता रहे हैं, ये जो इनका नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जालिम खान, ये जो वेस्ट चंपारण जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है उसके नेपाल बॉर्डर के बगल में है, वहां पे 200-250 लोग करीब, ये कहा जा रहा है, और ये हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, ये हमारी एसएसबी जो हमारी सशस्त्र सेवा बल है, जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी है, उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि उन्हें ये पता चला है कि करीब 200-250 लोग नेपाल में एक मस्जिद में इस जालिम खां या जालिम मुल्ला जालिम जो भी इनका नाम है, इनकी मस्जिद में रह रहे हैं। और उसमें कुछ या काफी या कुछ फिलहाल पाकिस्तान के भी हैं और कुछ इंडियन मुस्लिम्स हैं जो कि दूसरे देशों में रह रहे हैं। दूसरे देशों में रहने वाले कुछ इंडियन मुस्लिम शायद नेपाल आ रहे हैं और नेपाल के जरिए भारत आना चाहते हैं। ये मुझे कुछ थोड़ा समझ नहीं आ रहा कि नेपाल के थ्रू इंडियन मुस्लिम दूसरे देशों में क्यों आना चाह रहे हैं, बट अभी ये हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। तो मिला जुला करके बात यह कि ये खतरा डेफिनेटली एक रेड फ्लैग खड़ा हो गया है, बहुत बड़ा खतरा सिक्योरिटी के लिए। और जो आप बता रहे हैं सिक्योरिटी कि पीओके में सारे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को पाकिस्तान क्वारंटाइन कर रहा है, पीओके में भारत के बॉर्डर पर लाकर। और आपको बताएं कि ठंडे इलाकों में और फलता फूलता है कोरोना, तो ऐसी जगह पर लाकर के क्या इरादा पाकिस्तान का हो सकता है, इसको समझने में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। लेकिन आप भी तो रहे हैं आर्मी से ही, मेजर आशीष, इस वक्त बेशक आप समाजवादी पार्टी का हिस्सा हैं, मगर आप इस सारे खेल को बखूबी समझ रहे होंगे। और तबलीगी ने जो तबाही मचाई है वो तो हमारे सामने है ही। तो क्या कोरोना हथियार बन रहा है इस पूरे हैवानों का, सभी हैवानों का, पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान के भीतर तक में?
देखिए अजय जी, अब आने वाले भविष्य में जो आतंकवादी हैं उनकी जो स्ट्रैटेजी है कहीं ना कहीं वो ज़रूर बदलेगी। जो अब आगे आप देखेंगे कि जो ये इस तरीके का जो नया वॉरफेयर है, इसे मिलिट्री टर्म्स में एनबीसी वॉरफेयर बोलते हैं, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर। उसमें इस तरीके की जो बायोलॉजिकली वायरसेस होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे देश या आतंकवादी संगठन भी कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की चीज़ों का। उसको उनको एडवांटेज इसमें कई होते हैं। एक तो ये काफ़ी सस्ता होता है, दूसरा ये है कि इसको वो जहाँ भी इम्प्लांट करें आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वायरस होता है ये आमतौर पे 7 से 10-12 दिन के बाद एक्टिव होता है। तो जब अगर आप बॉम्ब लगाते हैं तो आप एकदम से उसको डिफ्यूज़ करते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, उसमें आप फंस जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक तो आपको डिटेक्ट करना भी मुश्किल होता है कि कौन लेके आ रहा है, क्योंकि आप कुछ ऐसा वेपन या कोई एक्सप्लोजिव तो कैरी नहीं कर रहे होते हैं, तो उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। सस्ता है। और तीसरी चीज़ ये है कि वो वहाँ पे जैसे कहीं लगा के कहीं उस चीज़ को इन्फ्लिक्ट करता है, जैसे पानी का कोई सोर्स हो या कहीं कोई ज़्यादा लोग जमा हो, तो वहाँ वो एकदम से एक्टिव नहीं होगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसने किया, क्योंकि उसका असर जो है वो करीब हफ्ते 10 दिन बाद आता है सामने। तो क्या आप ये चीजें हैं तो ऐसा अब अंदाजा लगाया जा सकता, इसकी फिजिबिलिटी आप मान रहे हैं कि है, ऐसा कर सकते हैं वो और करेंगे और कर रहे हैं, ये हमारे इंटेलिजेंस इनपुट भी हमें बता रहे हैं। क्या आप कोई रिश्ता देख रहे हैं जो तबलीगी जमात ने जो कुछ किया पिछले दिनों में, जो कर रहा है अभी भी? आजमगढ़ में आज ही इनाम की घोषणा हुई है कि जो इनके बारे में बताए उनको हम इनाम देंगे, इनको बाहर पकड़ के लाएं, और ऐसा पूरे सूबे में हम देख रहे हैं, पूरे देश में देख रहे हैं। क्या इस जमात और इस कॉन्स्पिरेसी के बीच में कोई रिश्ता आप देख रहे हैं क्या? देखिए अभी कुछ कह पाना बहुत थोड़ा सा मुश्किल होगा कि ये टेररिज्म के थ्रू हो रहा है या किसी की व्यक्तिगत अपने आप कोई कुछ कर रहा है या कोई अनजाने में कर रहा है। लेकिन जो भी कर रहा है, अगर अनजाने में कर रहा है तो मैं समझता हूं कि लोगों को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, और अगर किसी को है तो सामने आना चाहिए। कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है कि अगर आपको लोगों को बताएंगे तो कोई लेकिन मेजर आशीष, हम तो देख रहे हैं कि वो तो कर ही रहे हैं, जमात से जुड़े लोग, उनको छिपाने वाले भी वही काम कर रहे हैं और समूचे सूबे में कर रहे हैं। 26 जिलों में ऐसा हो चुका है कि सिर्फ जमातियों की वजह से यूपी में कोरोना फैल चुका है, और अब ये कॉन्स्पिरेसी इतनी बड़ी। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। आलोक अवस्थी साहब, तो अब तक आप जमाती से लड़ रहे थे, अब आतंकियों से भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो कोरोना लेकर नेपाल में मौजूद हैं, हिंदुस्तान में आने को, तबाही मचाने को, और नहीं पता, नहीं हमें मालूम कि क्या तबलीगी जमात का भी कोई रिश्ता है क्या इस पूरे मामले में। अजय जी मेरे से सवाल है जी। हाँ अजय जी, देखिए ऐसा है, आतंकवादियों का कई बार कई तरीके से अलग अलग पैटर्न पे हमला हुआ है। पहले आपको मालूम है गोलियां चला के हत्याएं करते थे, बाद में इन्होंने पैटर्न बनाया बम विस्फोट करके हत्याएं करने का। उसके बाद आपने देखा होगा कि अमेरिका में पूरा हवाई जहाज लेकर के जाके ये इन्होंने वहां पर जनसंहार किया। अब ये जो आ रहा है कि अब ये मानव बम बना करके किस तरीके से वायरस को लाएंगे, ये अभी एसएसबी सीमा सुरक्षा बल ने आगाह किया है गृह मंत्रालय को कि नेपाल से जो है एक कोई जालिम करके आतंकवादी संगठन है जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित करके भारत में भेजना चाह रहे हैं। वहां के एक और सरकारी अफसर का भी जो है इसमें कागज आया है। सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है, सीमाएं सारी सील हैं। हम इस मामले में किसी को कहीं पे भी जो है छोड़ने वाले नहीं है। हम ये बहुत गंभीर विषय है देश के लिए भी, क्योंकि देश हमारा अभी इस समय एक बड़ी महामारी से लड़ रहा है। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से कोरोना वायरस में जी 60% से 70% कई स्टेट में तबलीगी जमात के लोगों ने इस वायरस को फैलाया है। अब ये कहना मुश्किल है कि गफलत में फैलाया है, जहालत में फैलाया है या जानबूझकर फैलाया है, और अभी भी वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। देश के लिए एक बड़ा खतरे के रूप में सामने आए हैं इस समय तबलीगी जमात के लोग। हमें उनको भी इस समय ढूंढ करके जो है उनको इलाज उनका कराना है, और साथ ही साथ जो देश के बाहर के खतरे हैं, जो देश के शत्रु हैं, जो पाकिस्तान और आप और पड़ोसी जो देश है हमारे जहां से खतरा आ सकता है, उसको भी हमको देखना है। ठीक है।
बहुत सबको ठीक है। इसमें जागरूक रहने की इच्छा है, एहतेशाम जरूरत हाशमी है, साहब, और हम इस पे जो है मुस्लिम स्कॉलर, ठीक करेंगे इनको। सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, एहतेशाम हाशमी साहब, क्या करें, कैसे समझें, किस तौर पर इसको लें? एहतेशाम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? आप मुझे सुन पा रहे हैं? कैन यू हियर मी? नो, नो, सुन पा रहे हैं आप मुझे एहतेशाम साहब? ओके, रविंदर सचदेव साहब, तो क्या आप ये तबलीगी जमात से लेकर इस जालिम तक की जो ये पूरी तस्वीर है सामने, वो उसको लेकर इंडिया को किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए जनाब? समझ में नहीं आ रहा है। कहां छिपे फैला रहे हैं तबलीगी ये कोरोना, समझ में नहीं आ रहा है। और अब नेपाल के रास्ते बॉर्डर पर प्राइम मिनिस्टर ने बात की, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर से अमित शाह गृह मंत्री ने सीधे एडवाइजरी जारी की है और आदेश दिए हैं, सख्त आदेश दिए हैं एसएसबी को। तो अब इंडिया हाउ टू रिएक्ट, कैसे काउंटर करें इनको? कौन आप भी कोई रिश्ता देख रहे हैं क्या इन दोनों के बीच में, तबलीगी जमात और इन टेररिस्ट के बीच, पाकिस्तानी साजिश के बीच? यस, मेरे ख्याल से मैं तबलीगी जमात का जो किस्सा है उसको एकदम अलग से देखूंगा, और ये जो नेपाल की जो खबर आ रही है इसको मैं एकदम अलग नजरिए से देखता हूं। नेपाल वाली जो जालिम ये जो मॉस्क में जो इकट्ठे हो रहे हैं, ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही है टारगेटेड क्लियर कट कह रही है कि ये लोग वहां जो इकट्ठे हो रहे हैं इनका मकसद है सुसाइड बॉम्बर्स की तरह भारत के अंदर आना, ये अलग है। तबलीगी जमात को मैं जो देखता हूं, अगर आप मुझे आधा मिनट दें, आई थिंक कि एक तो तबलीगी जमात का मेरे ख्याल से गलती ये रही है, उन्होंने लापरवाही करी है, उन्होंने रूल्स का पालन नहीं करा है, और इन दोनों चीजों के चलते इग्नोरेंस भी बहुत रही है, और इन 2-3 चीजों के चलते वो जो ऐसे फैल गए हैं, घरों के अंदर जाकर के बाहर नहीं निकल रहे हैं। आई थिंक वो सोशल प्रेशर को अवॉइड करने के लिए और मल्टीपल उस कारणों के कारण तबलीगी जमात के लोगों का बिहेवियर है। बट उसमें मैं एक चीज रूल आउट नहीं कर सकता हूं, जो हम शुरू में कह रहे थे कि कुछ लोगों के दिमाग में वायरस घुस गया होगा। तो जैसे मानिए तबलीगी जमात के अगर मानिए 2000 लोग थे, वो लापरवाह थे, उन्हें था कि कोई परवाह नहीं, अल्लाह हमारा ख्याल रखेगा, कोई ये बीमारी है ही नहीं है वो, पर जब पता चला ये बीमारी है सीरियस, तो वो लोग जाके अपना कहीं बैठ गए कि भाई ताकि हमें सरकार कुछ ना कहेगी, आप जबरदस्ती इर्रिस्पॉन्सिबल हो रहे थे। पर अब उन 2000 में से हो सकता है 2 या 3 या 4 या 5 का दिमाग फिर गया हो, जो अपने को मानव बम की स्थिति में ला करके आगे चलने की सोच रहे हो। तो तबलीगी जमात के जो लोग हैं उसको मैं मोस्टली लापरवाह मानूंगा, गलत किया, उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। उन्होंने जो भी नॉर्म्स जो हम सब अडॉप्ट कर रहे हैं वो नहीं करे, गलती करी। एक चीज और है, दुनिया में कई जगह और ऐसा हुआ जो रिलीजियस गैदरिंग्स है ना, ये बहुत बड़ा किस्सा बन जाती है। कोरिया आज भी गिरफ्तार किए गए, सर मैं बताऊं आपको कि आज भी नमाज पढ़ने जाते हुए लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मैं एहतेशाम साहब को एक बार जोड़ लेता हूं, रविंदर जी, फिर देन आई विल कम बैक टू यू अगेन। जुड़ नहीं पा रहे हैं हाशमी साहब, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। मुस्लिम स्कॉलर भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं। एहतेशाम साहब, हिंदुस्तान कैसे निपटे? इधर जमात बॉर्डर के भीतर देश में, और बॉर्डर के पार से अब कोरोना पॉजिटिव हिदायीन सुसाइड बॉम्बर्स के तौर पर। देखिए एंकर साहब, पहली चीज तो ये कि आप आतंकवादियों को एक तो जमात से एसोसिएट करना आपका ठीक बात नहीं है। दूसरी चीज, हमारा पूरा मुल्क और हम सब हिंदुस्तानी मुसलमान भी इस महामारी से लड़ने के लिए हमारी सरकार के साथ और हिंदुस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। दूसरी चीज, मैं आप पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ के सुनाने वाला हूं। बिहार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, जिनका नाम है आमिर सुबहानी, जो खुद एक मुसलमान है, और ये न्यूज आमिर सुबहानी साहब ने दी है। उनका स्टेटमेंट में एज इट इज पढ़ना चाहता हूं आपके चैनल के सामने, जिससे कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेके आए हैं और जमात को गाली बक रहे हैं, उनको थोड़ा लगाम लगे। बिहार एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम Amir Subhani said the police and Union Home Minister informed SSB means Sashastra Seema Bal did not say people have infiltrated from Nepal. They have only stated that there is a possibility of infiltration. तो यही तो हम कह रहे हैं साहब, हमने भी नहीं कहा कि हिंदुस्तान में आ गए, मैंने कहा कि बॉर्डर के पार आकर वो इंतजार कर रहे हैं
घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जी हम भी यही बता रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं तो सर आप अपनी कहानी बता रहे हैं ना। ये आपने जो अपनी कहानी बनाई हुई है चैनल में वो बोल रहे हैं आप। क्या बोल रहे हैं? जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है वो देखिए ना, वो क्या कह रहा है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ साहब, और मैं भी यही कह रहा हूं कि अभी घुसे नहीं है, लेकिन घुसने की फिराक में है, मस्जिद में जमा है, 50 की तादाद में जमा है, 5-7 लोग पाकिस्तान से आए हुए, 200 लोग जालिम के साथ हैं, और ये कोरोना को हिंदुस्तान में फैलाने की साजिश रच रहे हैं, और तबलीगी जमात फैला ही रहा है। बात नहीं सुननी तो आपने चैनल में क्यों बुलाया है? आपको मेरी बात नहीं सुनी तो चैनल में क्यों बुलाया फिर आपने? आप हमारे फैक्ट को गलत कह रहे हैं, जबकि हम भी वही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। कौन सा? देखिए सर, मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमें वैसे ही आर्ग्यूमेंट करना है, हमें चीखना नहीं है। वी शुड नॉट इम्प्रूव अवर वॉइस टू कि अपने आर्गुमेंट को जस्टिफाई करने के लिए हम चीखे चिल्लाएं। मैं आपके सामने सिर्फ ये कह रहा हूं, डोंट ब्लेम, यू कीप योर फैक्ट, डू नॉट ब्लेम अस, डू नॉट ब्लेम एनीवन। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात वी आर फेसिंग हार्श रियलिटीज, बहुत ही कठोर सच का सामना करना पड़ रहा है हाशमी साहब, इसलिए इतने तीखे सवाल निकलते हैं। मौत बांटने की अपने मुंह से बोलिए, कोशिश हो रही है चारों तरफ। क्या कहना है मुझे? आप थोड़ा सा धीमे बोलिए ना, आप चीख क्यों रहे हैं? आप थोड़ा धीमे बोलिए, मुझे आवाज नहीं आई आपकी। ऑलराइट, जमात के लोगों को आप बुरा भला बोलेंगे क्या? जमात के लोगों ने जो देश के अंदर कोरोना वायरस फैला दिया है, उसके लिए आप क्या जिसने भी कानून का उल्लंघन किया है उसको मैं भला बुरा कहूंगा। मैं हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ। जिसने भी कानून को हाथ में लिया और तोड़ा, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए। आपके मुंह से जमात शब्द क्यों निकल रहा है? आपके मुंह से जमात का शब्द क्यों निकल रहा है? जिसको क्या होता है? देखिए, मेरी बात तो सुनिए। आपका शुभ नाम मैं जान सकता हूँ? आपका शुभ नाम किस पार्टी से? आप बीजेपी, आलोक अवस्थी बीजेपी से हूँ। आप बताइए, जमात के बारे में बताइए, आप क्या कहते हैं? जी आलोक जी, एक मिनट मेरी बात सुनेंगे? मुझे 1 मिनट का टाइम देंगे आप? ओके, प्लीज गो अहेड। एहतशाम हाशमी जी प्लीज आलोक अवस्थी जी, पहली चीज तो ये कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप ज्ञान लेके आते हैं वो हिंदुस्तान के सामने आप बताना बंद करिए। दूसरी चीज, जमात के लोगों ने मेरी बात सुनिए, देश की सारी सरकारों ने रिपोर्ट करी है। तमिलनाडु के अंदर 90% जमात के लोगों ने कोरोना फैलाया है। तेलंगाना में 80% से अधिक तेलंगाना फैलाया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 60% जमात के लोग जो खुद एक मुसलमान है, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। आप जमात की पैरोकारी क्यों कर रहे हैं? अधिकारी एक जमात के लोगों ने पूरे देश को जो है रैंसम में रख दिया है। हम सबकी जो है जान खतरे में डाल दी है। उनके बारे में क्या कहना है आपको? आप जमात के बारे में क्यों नहीं समझ कर रहे हैं? आलोक अवस्थी जी, आप जैसे लोग एक बीमारी को धर्म से जोड़ने की ताकत रखते हैं, लेकिन एक आम हिंदुस्तानी ऐसा नहीं कर सकता है। आप धर्म से जोड़ रहे हैं, मैंने मुसलमान का नाम नहीं लिया, आप जोड़ रहे हैं साहब। नहीं, आप जोड़ रहे हैं। ओके, होल्ड, रुक जाइए आप दोनों, रुक जाइए एहतशाम हाशमी। अब समझ में आई कि आपको क्यों इतना बुरा लग रहा है। ओके, आलोक अवस्थी जी, एहतशाम हाशमी रुक जाइए। मुझे लगता है अब समझ में आया मुझे एहतशाम हाशमी कि आपको क्यों इतना बुरा लगा ये सवाल, क्योंकि आपके जहन में मुसलमान बैठा है, मेरे जहन में वो जमाती बैठे हैं जो कोरोना फैला रहे हैं, वो आतंकी बैठे हैं जो कोरोना लेकर भारत में आना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर हम जमात का नाम ले रहे हैं, आतंकियों का नाम ले रहे हैं, तो मुसलमान का नाम ले रहे हैं। प्लीज आप मिक्स मत कीजिए, अपने दिमाग को साफ कीजिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अगेंस्ट मुस्लिम्स, आई एम टॉकिंग अगेंस्ट जमातीज एंड टेररिस्ट। प्लीज इसको दोनों को अलग समझिए, आप दोनों में फर्क है। मेजर आशीष चतुर्वेदी, क्या हमें आगाह होने की जरूरत नहीं है? चाहे वो जमाती हो या आतंकी हो, चाहे जमाती जो देश के भीतर फैला रहे हो या बाहर बॉर्डर के बाहर से अब आतंकी घुसने की कोशिश कर रहे हो कोरोना को लेकर, क्या हम आगाह न हो? एहतशाम हाशमी को इतना बुरा लग रहा है, इनको लग रहा है कि ये मुसलमान पर हमला कैसे हो गया? ये नहीं, देखिए आप लोग एक प्री डिसाइडेड एजेंडा से जब बैठ के डिस्कशन करेंगे तो किसी को ही बुरा लगेगा। हाँ नहीं, इसको किसी भी धर्म से वैसे जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे कोरोना फैल रहा है और ये फैलता जा रहा है।
ये दुनिया में अभी अगर आप देखेंगे तो 1 लाख लोग जो हैं पूरी दुनिया में मर चुके हैं इसकी वजह से, और वो अपने आप ही फैलता चला जा रहा है। तो कोरोना ऐसा वायरस है, इतना कंटेजियस है कि वो बहुत जल्दी फैलता है, उसे फैलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, वो ऑटोमेटिकली फैलता जा रहा है। तो उसमें बचाव यही है कि आप अपने घर पे रहिए, उसको अगर आप जितना भीड़ भाड़ को अवॉइड करेंगे उसका वही बचाव है। और उसको धर्म से जोड़ना किसी से वो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, तो उसे एक अलग सेपरेट इशू रखना चाहिए। उसको किसी भी धर्म से, किसी समुदाय से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में लड़ाई बहुत लंबी होगी, इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं है। और अगर इसका अभी आतंकवादी इस्तेमाल करने लगेंगे तब तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी ज़रूरत है इस बीमारी से लड़ने की, ज़रूरत ये नहीं है कि इसमें आपस में लड़ा जाए, उसे वोट बैंक पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना। आपने तो स्टडी किया, इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेट आप रहे हैं और आप बहुत सारी ऐसी बातों की स्टडी करते रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो जा रहा है कि अब अगर कणिका कपूर तोड़ती हैं नियमों का, तो उनको तो चारों तरफ उनके खिलाफ बातें होती है, मीडिया में हंगामा मचता है, उनको क्वारंटाइन किया जाता है, एक तरीके से उनको अरेस्ट किया जाता है क्योंकि उन्होंने बात नहीं मानी। बहुत लोगों को क्या क्या होता है, लेकिन वहां कोई सवाल ये नहीं उठाता है कि हिंदू के खिलाफ हो गया। क्यों एहतशाम हाशमी जैसे पढ़े लिखे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को भी लग जाता है कि जैसे आप बात कीजिए जमात की या इन आतंकियों की कि मुस्लिम पर टारगेट हो रहा है। ये क्या है? फिर कैसे लड़ेंगे हम कोरोना से? फिर तो आपस में लड़ जाएंगे हम। आप चैनल पे बैठकर एक प्री डिसाइडेड एजेंडे से एक कम्युनिटी को, एक रिलीजन को टारगेट करेंगे तो किसी को ही बुरा लगेगा, सारे हिंदुस्तानियों को बुरा लगेगा। टॉक अबाउट इट, यू टेल मी। आप हमें बताएं कि कैसे फिर बात करें इसके बारे में, या बात नहीं करें, जैसे मुस्लिम से जुड़ गया मामला नहीं बात करें, खामोश हो जाओ। जर्नलिज्म आप ये कहते हैं क्या? जर्नलिज्म की क्लास, सर जर्नलिज्म की क्लास में आपने सीखा होगा कि यही बात जो जमाती करे आप वही करें, खुल के बोलिए ना सर। ओके रविंदर जी, खुल के कह रहा हूं सर, जमात के जिन लोगों ने लॉ का वायलेशन किया है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। देखिए इसमें मैं हाशिम साहब की बात समझता हूं। के गले में हार बोलूं क्या मैं? एहतशाम साहब, आप ये बताते कि कैसे इनसे लड़े, मैंने सवाल पूछा था तो बेहतर होता, बजाय इसके कि आप लड़ने लग गए। क्या हमने क्यों ये सवाल उठाया? रविंदर जी प्लीज कम इन। हाँ देखिए, इसमें अनफॉर्चुनेट बात यह है क्योंकि ये इतना सीरियस मामला है कि अगर कोई भी ग्रुप ऐसा बिहेवियर करता है जो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है तो सारी की सारी सोसाइटी काफी गुस्से में आ जाती है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था जैसे कोरिया का ना, कोरिया में जो शुरू हुआ, आधे केसेस जो कोरिया के शुरू हुए वो वहां का एक पर्टिकुलर क्रिश्चियन चर्च था जिसमें एक लेडी जो चाइना गई, चाइना से वापस आई, उसने चर्च में सर्विस अटेंड करी और अल्टीमेटली आधे जो केसेस कोरिया में निकले वो उस चर्च से निकले। ना कोरिया के अंदर मानिए 10,000 अलग अलग टाइप के चर्च हैं, हर एक की अपनी अपनी दुकान सी है मानो चर्च की खोली हुई, राइट। तो कोरिया के अंदर भी फिर ये हुआ, उस चर्च के लोगों के प्रति पूरी कोरियन पॉपुलेशन का काफी गुस्सा हुआ कि भाई आपने इतना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्यों करा। जब आपकी एक मेंबर आई, आपको पता था कि शायद वो उसको ये इन्फेक्शन है, फिर भी आप लोग इतनी बड़ी गैदरिंग्स करते रहे और आपने हजारों लोगों की गैदरिंग्स करी, चर्च सर्विस वगैरह करा और उसके चलते अब देखिए हमारे देश का ये हाल हो गया। तो वहां पर भी उस चर्च के मेंबर्स को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो ये अनफॉर्चुनेट बात है कि धर्म जो से होगा इसको तो जोड़ा जाना, कल को बिल्कुल धर्म से जोड़ा जाना अनफॉर्चुनेट है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मत जोड़िए एहतशाम साहब, मैंने नाम नहीं लिया किसी धर्म का, मैंने सिर्फ उन लोगों के तरफ इशारा किया जिन्होंने गलती की है, अभी कर रहे हैं और जिनकी वजह से तादाद बढ़ रही है। यूपी में 60% ऐसे मरीजों की तादाद हो गई इन गलतियों की वजह से जो जमात ने की, और अब आतंकी इसी का फायदा उठा रहे हैं। क्या पता कौन कहां से किसके साथ जुड़ के क्या करने वाला है। तो हमें तो आगाह होना पड़ेगा, हम सबको लड़ना पड़ेगा और हम सब देशवासी को ऐसे लोगों को सामने लाना पड़ेगा, ये भी समझ लीजिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। महाबहस में